गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इतनी कम स्ट्रेंथ कैसे लग रही है? क्या अकाउंट का टेस्ट है तो गायब हो जाओगे? मैं थोड़े दिन पहले बताया था ना, कबूतर नहीं बनना। समझाओ औरों को जो गायब हो जाते हैं। कैसी मौज मस्ती चल रही है सभी की? बस कट रही है जिंदगी जैसे तैसे, है ना? अब तो पढ़ाई मतलब पूरी फुल फ्लैज चलने लगी। क्लास भी शायद 5 घंटे होगी क्या तुम्हारी, 2 बजे तक? तो अब थोड़ा सा फील होने लगा कि हाँ हम सीए कर रहे हैं। अच्छा, कितनों को अब प्रेशर फील होने लगा, थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा? प्रॉपरली हैंड रेज करना। ये देखो, भारत की नारियां सारी की सारी डर रही है। बताओ, लड़कों में देखो एक को भी डर नहीं है। एक दो है बस, कहीं इक्का दुक्का थोड़ा बहुत है, उनको भी ज्यादा नहीं है। प्रेशर बनने लगा क्या माइंड पे? नहीं बन रहा? देखो, प्रेशर लेने वाली कोई बात नहीं, बस कंटिन्यूअसली करते रहो। एज सच कुछ नहीं आता। मैंने कल आपको पेपर भी दिखाया था, ठीक है, लॉ का दिखाया था। जितना हमने किया उसके हिसाब से मैंने आपको दिखाया था कि क्या एग्जाम में आता है, कितना कुछ पूछा जाता है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप रेगुलरली करते रहते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप कंटिन्यूअसली नहीं करते। कंटिन्यूटी बनाए रखो, करते रहो, बस आपका आराम से हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। नोटिंग कर ली पूरी? रात को आई थी? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, आज और कल में पूरी कर लेना, ठीक है। आज हम ये पहली यूनिट पूरी कर लेते हैं। पहली यूनिट हम कर रहे थे पार्टनरशिप की, जिसमें बहुत ही बेसिक चीजें बताई गई हैं, जैसे पार्टनरशिप क्या होता है, उसमें वैलिड एसेंशियल्स क्या क्या जरूरी है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये अभी तक हमने देखा है, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट मुद्दे पे आते हैं, पार्टनरशिप के टाइप क्या क्या है। पार्टनरशिप के टाइप क्या क्या है हमें एक ये समझना है, और दूसरा पार्टनर्स के टाइप क्या क्या है। और फर्स्ट यूनिट में बस इतना ही है, हमारी पहली यूनिट पूरी हो जाएगी पार्टनरशिप की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या टाइप्स हैं। पार्टनरशिप को अगर आप डिवाइड करो तो दो बेसिस से बांट सकते हो। आइदर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, आप ड्यूरेशन के हिसाब से बांट सकते हो, या फिर आप बिजनेस जो है कब तक चलेगा या कितना चलेगा या किस टाइप का होगा वो पार्टनरशिप, उस बेसिस पे बांट सकते हो, यानी विद रिगार्ड टू एक्सटेंड ऑफ बिजनेस, ठीक है। जब आप ड्यूरेशन के हिसाब से बांटते हो तो पार्टनरशिप दो टाइप की होती है। पहला, जो हमेशा चलती रहेगी, ठीक है, एट विल। हमेशा चलती रहेगा का मतलब ये नहीं कि कभी बंद नहीं हो सकती, ठीक है। एट विल का मतलब है ये कंटिन्यूअस जो है चलती रहेगी जब तक पार्टनर्स की इच्छा है, ठीक है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। छोड़ दो मोबाइल फोन। क्या? यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ओपन कर ही रखा है। छोटी स्क्रीन में क्या देख लो, इतना बड़ा पर्दे के ऊपर दिख रहा है जब। तो पहला पार्टनरशिप एट विल, जहां पे पार्टनर्स जो है पार्टनरशिप बनाते हैं और बिजनेस करते रहते हैं जब तक उनकी इच्छा है। विल मतलब इच्छा, जब तक उनका मन करेगा तब तक बिजनेस करेंगे। कोई फिक्स टाइम नहीं रखा, 6 महीने 8 महीने। जबकि इसके अपोजिट अगर एक फिक्स टाइम रख दिया जाए तो वो होता है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, यानी कि 6 महीने काम करेंगे, 1 साल काम करेंगे, 2 साल काम करेंगे, उसके बाद बिजनेस को बंद कर देंगे। मतलब पार्टनरशिप एक लिमिटेड टाइम के लिए भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है जहां पे आप टाइम लिमिट मेंशन नहीं करते, वहां पे आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उसे चलाते रहते हो, जब मन करेगा तब बंद कर दोगे। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। उसके अलावा आप ऑन द बिजनेस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस भी आप उसे बांट सकते हो। यहाँ पे आप पार्टनरशिप को दो कैटेगरी में बांट सकते हो। अगेन, एक तो एक पर्टिकुलर बिजनेस पार्टनरशिप होगी जो एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए होगी या पर्टिकुलर बिजनेस के लिए होगी, और एक होती है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप जो है वो आपके पास मल्टीपल ट्रांजेक्शंस के लिए हो सकती है, मल्टीपल बिजनेसेस के लिए हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनरशिप का जो बंटवारा किया गया है दो बेसिस पे किया गया, वन बाय वन इन्हें स्टडी करते हैं। सबसे पहला है पार्टनरशिप एट विल। सेक्शन 7 बताता है कि पार्टनरशिप एट विल किसे कहा जाएगा। सिंपल सा तरीका है, जो पार्टनरशिप जिसमें टाइम मेंशन ना हो कि कितने टाइम में हम उसे बंद कर देंगे, तो वो क्या है? पार्टनरशिप एट विल है, जहां पे टाइम पीरियड मेंशन ना हो। अगर आपको टाइम पीरियड मेंशन करना है तो कहां पे मेंशन किया जाएगा बताना? ऑब्वियस सी बात है, पार्टनरशिप डीड में एक ही तो डॉक्यूमेंट है जिसमें आप समय बता सकते हो कि पार्टनरशिप 6 महीने चलाएंगे, साल भर चलाएंगे। तो अगर आपने कोई समय फिक्स नहीं किया है तो उसे क्या कहा जाएगा? पार्टनरशिप एट विल, ठीक है।
when no fixed period has been agreed upon during for the duration of partnership, जब आपने कोई फिक्स पीरियड एग्री नहीं किया है कि कितने टाइम हम काम करेंगे, तो वो आपके पास पार्टनरशिप जो होगी वो आपके पास जो है एट विल होगी। दूसरा, इसके अलावा देयर इज नो प्रोविजन मेड एज टू डिटरमिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप, ना ही कोई प्रोविजन ने ऐसा बना रखा है जिससे टाइम लिमिट का फिक्सेशन किया जा सके या तय किया जा सके। मतलब दोनों कंडीशन पूरी होनी जरूरी है, ना तो हमने अभी फिक्स कर रखा है टाइम, और ना ही कोई ऐसा प्रोविजन है जिससे हम उस टाइम को फिक्स कर सके। यानी कि टाइम किसी भी टाइप से फिक्स नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो पार्टनर्स ने पार्टनरशिप बनाई, पार्टनर्स ने एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, इस पार्टनरशिप फर्म में ए और बी दो पार्टनर्स बने, ठीक है। पहली बात, इन्होंने जब अपनी पार्टनरशिप डीड बनाई तो उसमें लिख दिया कि ये जो हमारी पार्टनरशिप है वो 1 साल रहेगी, उसके बाद ये अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बताओ यहाँ पे क्या ये पार्टनरशिप एक फिक्स पीरियड के लिए है या एट विल है? ऑब्वियस सी बात है, मेंशन कर दिया साफ साफ। पहला तरीका ये हो सकता है फिक्स पीरियड का बनाने का। दूसरा तरीका, इन्होंने टाइम नहीं लिखा, इन्होंने इस टाइप से टाइम नहीं लिखा, बट इन्होंने लिख दिया कि जैसे ही हमारा प्रॉफिट जिस साल 5 करोड़ होगा, जिस साल हम 5 करोड़ कमा लेंगे, उसी साल हमारी पार्टनरशिप फर्म को हम बंद कर देंगे। यहां पे इन्होंने इस टाइप से प्रोविजन डाल दिया। अब इन्होंने कोई टाइम मेंशन नहीं किया, बट क्या इसे फिक्स माना जाएगा या एट विल माना जाएगा? अगेन फिक्स हो गया नहीं। यहां पे फिक्स क्या अपने समय मेंशन कर क्या है या कोई कंडीशन लगा के फिक्स कर दिया उसे? यानी कि स्पेसिफिकली अपने समय नहीं बताया कि 6 महीने के लिए 8 महीने के लिए, बट आपने कंडीशन डाल दी कि जैसे ही ये कंडीशन पूरी होगी हम पार्टनरशिप को खत्म कर देंगे। तो एट विल कहां रही? एट विल का मतलब क्या होता है? जब तक हमें करना है तब तक करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो आपने खुद ही लिमिट लगा दी कि 5 करोड़ का जिस दिन हमारा प्रॉफिट हो जाएगा या सेल हो जाएगी, उस दिन हम फर्म को बंद कर देंगे। समझ में आ गया? क्या दोनों केसेस में आपकी पार्टनरशिप एट विल है या एट फिक्स पार्टनरशिप है? समझ में आ गया? तो पार्टनरशिप एट विल कब कही जाएगी? जब ना तो आपने टाइम फिक्स किया है, ना ही कोई तरीका फिक्स किया है जिससे टाइम का पता लगाया जा सके। ठीक है। When a partnership is entered into for a fixed term, जब एक फिक्स टर्म के लिए पार्टनरशिप बनाई गई थी, जैसे यहाँ पे पहले केस में 1 साल के लिए पार्टनरशिप बनाई गई थी, और 1 साल के बाद क्या करना था? आपको डिसॉल्व करना था। बट पार्टनर्स ने डिसॉल्व नहीं किया, उसे कैरी करते रहे। इससे क्या होगा? 1 साल के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई गई थी, बट स्टिल उन्होंने बंद नहीं की। इससे क्या होगा? क्या पार्टनरशिप फर्म इलीगल हो जाएगी या वो एट विल बन जाएगी? ये एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी। बिकॉज एक बात सोचो, आपने क्या कहा था शुरू में कि हम 1 साल में बंद कर देंगे। 1 साल का समय हो गया, आपने बंद नहीं की, इसका मतलब आपकी इच्छा नहीं है बंद करने की, आप उसे अपनी मर्जी तक चलाए रखना चाहते हो। तो अगर एक फिक्स टाइम के लिए पार्टनरशिप बनाई गई थी और अगर वहां पे आप उस फर्म को बंद नहीं करते हो, तो अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एट विल में। अब ये पार्टनर्स की मर्जी पे आगे कभी बंद इसको करना चाहे वहां पे कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, पार्टनरशिप एट विल क्या हमेशा चलती रहेगी या बंद भी हो सकती है? क्या बंद करना चाहे तो बंद कर सकते हैं या नहीं? और इस पार्टनरशिप एट विल में एक खास बात होती है, यहाँ पे बंद करने वक्त एक पार्टनर भी आके ये कह दे कि मुझे बंद करनी है, तो वहां पे वो पार्टनरशिप फर्म बंद कर दी जाएगी। ठीक है। यानी कि यहाँ पे इवन एक पार्टनर भी नोटिस दे देता है कि मुझे पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं रखनी, तो वो पार्टनरशिप वहीं पे खत्म कर दी जाएगी। ठीक है। तो पार्टनरशिप एट विल को खत्म करने के लिए कोई एक पार्टनर अगर नोटिस दे देता है तो वहां पे वो खत्म हो जाती है। कैन बी डिसॉल्व्ड बाय एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर एक नोटिस दे दे राइटिंग में बाकी सारे पार्टनर्स को कि उसकी इंटेंशन नहीं है अब आगे कंटिन्यू करने की, वो चाहता है कि फर्म बंद कर दी जाए, तो वहीं पे फर्म को बंद करना पड़ेगा। कर सकते हैं अगर मान लो ये कहता है कि चलो कोई बात नहीं मैं रिटायर हो जाता हूं, तो वहां पे भी जो हो सकता है। बट यहाँ पे अगर ये चाहे एक पार्टनर, यानी कि हर पार्टनर के पास अधिकार होता है कि वो एट विल वाली पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। डिसॉल्व करो, सब कुछ बांट दो, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट है। अगर वो बाकी कहें कि हम कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तुम अकेले रिटायर हो जाओ, वो एग्री करता है, अलग बात है। ठीक है। बट वो चाहे तो डिसॉल्व भी करवा सकता है। समझ में आ गया पॉइंट? तो ये होता है आपके पास पार्टनरशिप एट विल। तो पार्टनरशिप एट विल सेक्शन 7 ने कहा एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है एंड ना ही कोई प्रोविजन फिक्स है जिससे टाइम लिमिट तय किया जा सके या पार्टनरशिप की
पीरियड को तय किया जा सके। जब भी पार्टनरशिप एट विल बनती है तो वहां पे कोई भी पार्टनर नोटिस देके उसको बंद करवा सकता है। अच्छा, एक फिक्स पार्टनरशिप है जिसका फिक्स टाइम था, उसे वहां पे बंद ना किया जाए तो वो अपने आप किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है? पार्टनरशिप एट विल। क्लियर है पहला प्रोविजन? तो ये थी पहली टाइप की पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल। दूसरा पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, इसमें क्या होगा? एक फिक्स टाइम के लिए पार्टनरशिप होगी, उसके बाद उसे डिसॉल्व कर दिया जाएगा। व्हेन अ प्रोविजन इज मेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, जहां पे ड्यूरेशन फिक्स कर दिया जाए, ड्यूरेशन मतलब टाइम फिक्स कर दिया जाए कि कितने समय के लिए पार्टनरशिप होगी। इट इज अ पार्टनरशिप क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम एंड एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स पीरियड। वो एक्सपायरी में उस टाइम के खत्म होने पर अपने आप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। सिंपल है, आया ना? उसके बाद पर्टिकुलर पार्टनरशिप, when a person become a partner with another person in any particular adventure or undertaking, the partnership is called particular partnership। एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए जहां पे या पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए आप जो है किसी के पार्टनर बनते हो तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहलाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मेला लगने वाला है, मान लो एक सिंगल इवेंट, एक मेला लगने वाला है, ए और बी कहते हैं कि चलो ये मेला लगने वाला है, एक हफ्ते के लिए मेला रहने वाला है, एक काम करते हैं इस एक हफ्ते में जो है अपन मिलकर एक दुकान खोल लेते हैं। ये पार्टनरशिप की ड्यूरेशन सिर्फ कितने दिन की है? एक हफ्ते की। लेकिन उन्होंने हफ्ते में फिक्स किया या उस बिजनेस के हिसाब से फिक्स किया है? बिजनेस। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक हफ्ते काम करेंगे। सपोज मेला एक हफ्ते की जगह 12 दिन चल जाता है, तो क्या पार्टनरशिप भी 12 दिन चलेगी या नहीं? और अगर वो ये लिख देते कि हमारी पार्टनरशिप एक हफ्ते की, तो कितने दिनों की होती? 7 दिन की। लेकिन अगर वो ये लिख देते कि इस मेले में हम मिलकर काम करेंगे, तो पार्टनरशिप कब तक रहेगी? जब तक वो मेला चल रहा है। और वो मेला अगर मान लो 7 दिन की जगह 70 दिन चल जाए, तो क्या पार्टनरशिप भी 70 दिन चलेगी या नहीं? समझ में आया दोनों में फर्क क्या है? पर्टिकुलर बिजनेस यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम लिमिट सेट कर रहे हो। ठीक है, इस बिजनेस के लिए या इस पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए हम हमारी पार्टनरशिप करें, इसे हम कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जबकि कर सकते हो फिक्स टाइम का मतलब ये नहीं कि जैसे मान लो अगर हमने कहा कि 1 साल के लिए पार्टनरशिप करेंगे, अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1 साल चलानी भी पड़ेगी। म्यूचुअली एग्री करके वो पहले भी छोड़ सकते हैं। तो वो जो पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है वो छोड़ के चला जाए, बट वो डिसॉल्व करवा सकता है कि अगर मान लो उसे चाहिए कि कोर्ट में जाके वो केस कर सकता है कि इस फर्म को डिसॉल्व किया जाए, ये मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं, कोई भी अगर उसे रीजन लग रहा है तो। अदरवाइज पार्टनर कोर्ट भी यही कहेगा कि आप जो है अपनी फर्म को छोड़ो, आप रिटायर हो जाओ, आपको अपना हिस्सा मिल ही रहा है। ठीक है, ये हो गया पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या एडवेंचर के लिए होती है। और अगर मान लो एक ऐसा बिजनेस है जो आप लगातार चलाए रखोगे, तो उसके लिए आप पार्टनरशिप बनाते हो तो उसे क्या कहा जाएगा? जनरल पार्टनरशिप। जैसे आपने एक शॉप खोल ली और शॉप में आपने पार्टनरशिप कर ली, अब ये शॉप आप चलाते रहोगे जब तक भी मन करेगा, तो ये होती है जनरल पार्टनरशिप। पर्टिकुलर बिजनेस या पर्टिकुलर एडवेंचर या ट्रांजैक्शन के लिए होती है तो उसे हम पार्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं, और जब वो जनरल बिजनेस को चलाए रखने के लिए होती है तो उसे हम जनरल पार्टनरशिप कहते हैं। वेयर अ पार्टनरशिप इज कंस्टिट्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस इन जनरल। ठीक है, जनरल बिजनेस के लिए की जाती है। In case of particular partnership, the liability of partner extend only to the particular adventure or undertaking, but is not in case of general partnership. अगर मान लो A और B एक पर्टिकुलर कोई ट्रेड फेयर लगने वाला है, उसके लिए पार्टनरशिप में एंटर करते हैं कि यहां पे इस ट्रेड फेयर में हम भी हमारी शॉप ओपन करें। दूसरा ये कहते हैं कि हमारे जितने भी बिजनेस होंगे उनके लिए हम टाई अप कर लेते हैं, हमेशा हम पार्टनरशिप में ही किया करेंगे। तो ये किस टाइप की पार्टनरशिप है? ये पर्टिकुलर है, बिकॉज एक पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन है, आप एडवेंचर के लिए कह सकते हो, ये पर्टिकुलर है। और ये कौन सी हो गई? जनरल। अब यहां पे इन्होंने पार्टनरशिप में मिला के 3 अलग अलग बिजनेस ओपन कर दिए। इस पर्टिकुलर जनरल पार्टनरशिप में इन्होंने 3 बिजनेस ओपन कर दिए, एक बिजनेस एक्स, एक वाई और एक जेड। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, पहले केस में जहां पे आपने सिर्फ एक ट्रेड फेयर के लिए पार्टनरशिप ओपन की है, ठीक है, अब इसके अलावा भी इन दोनों के बहुत सारे बिजनेसेस हैं। जैसे मान लो एक राम स्टोर के नाम से चला रखा है, कोई कपड़े का बिजनेस है, इनका अपने अपने बिजनेसेस हैं। बताओ क्या ये व्यक्ति एक दूसरे के बिजनेस के लिए बाकी बिजनेसेस के भी लिए लायबल होंगे या सिर्फ ट्रेड फेयर वाले बिजनेस के लिए लायबल होंगे? ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज इनकी जो पार्टनरशिप है इस बिजनेस के लिए थी, बट यहाँ पे क्या वो सभी बिजनेस में लायबल होंगे यानी एक दूसरे के? बिकॉज यहाँ पे इन्होंने पार्टनरशिप ऐसी की है। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। इन केस ऑफ पर्टिकुलर पार्टनरशिप लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर एडवेंचर के रिलेशन में होती है हमारी, जिसके बारे में हमने पार्टनरशिप की है। लेकिन अगर आपकी जनरल पार्टनरशिप है तो हर बिजनेस के रिलेशन में होगी, जहां जहां पे आपने पार्टनरशिप के अंदर जितने भी बिजनेस किए, बिकॉज उन्होंने सिंपल एक डीड बना ली जिसमें वो हमेशा हर बिजनेस को पार्टनरशिप में करेंगे, तो सभी पार्टनरशिप सभी बिजनेसेस पे वो पार्टनरशिप एप्लीकेबल है और हेंस वो लायबल होंगे। समझ में आ गया पॉइंट?
आया ना, ठीक है। तो ये आपके पास जो है पार्टनरशिप के 4 टाइप हो गए, या बेसिकली अगर आप वैसे कैटेगराइज करना चाहो तो 2 बेसिस से बांट सकते हो। पहला ड्यूरेशन के हिसाब से, कौन कौन सा, एट विल और फॉर फिक्स पीरियड, ठीक है। और अगर आप बांटना चाहो ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस तो वहां पे 2 हो सकती है, पर्टिकुलर और जनरल। पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए होती है, जनरल सभी बिजनेसेस के लिए होती है। पर्टिकुलर में आपकी लायबिलिटी सिर्फ उस एक बिजनेस पे आती है और जनरल में सभी पे आती है। क्लियर है सभी को? तो ये था आपके पास पार्टनरशिप के टाइप। कल मैंने आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी दिखाया था, जब का एक क्वेश्चन आया हुआ था, कौन सा था, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, 2 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड में आप जैसे 2 पॉइंट ये लिख सकते हो। इसके अलावा ये पॉइंट भी लिखा जा सकता है कि जहां पे फिक्स टर्म के लिए थी बट उसे कंटिन्यू बाद में बंद नहीं किया गया तो वो अपने आप विल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इतना सफिशिएंट होता है 2 नंबर के हिसाब से। आप चाहो तो एक एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट है नहीं, तो वहां पे आप लिख सकते हो ए और बी जो है मिलके एक बिजनेस शुरू करते हैं कपड़ों का या XYZ किसी भी कमोडिटी का, और कहते हैं कि हम 1 साल तक इस बिजनेस को चलाएंगे। तो यहाँ पे सिंस उन्होंने एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी, हेंस इट इज अ पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। बस इतना लिखना था 2 नंबर में, सिंपल है। चलिए, ये था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब इस चैप्टर का, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक करते हैं। लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है टाइप्स ऑफ पार्टनर। ये हमने देखा था पार्टनरशिप के टाइप। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो देखना है टाइप्स ऑफ पार्टनर। आपने वैसे जो है ये सारे सुन रखे होंगे, सबको ऑलमोस्ट आइडिया है। सबसे पहला यहीं से हम अगर डिस्कस करें तो एक्टिव पार्टनर क्या होता है? ये क्या था, लास्ट तक क्या कर गए? ऐसे लग रहा है जैसे मंत्र पढ़ रहे हो। चलिए, टाइप्स ऑफ पार्टनर। सबसे पहला एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? जो एक्टिव हो, जो बिजनेस डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में पार्ट लेगा वो एक्टिव होगा, और उसके अपोजिट जो होगा वो कौन सा होगा? स्लीपिंग। स्लीपिंग कौन होता है? जो सोया हुआ है, जैसे तुम सोए हुए हो क्लास में। क्या होता है स्लीपिंग पार्टनर? जो सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार उठ के आएगा, कहेगा लो मेरा हिस्सा लाके दे दो, मेरा प्रॉफिट में जो भी हिस्सा बना है, वो होता है स्लीपिंग पार्टनर। और जो रोज सुबह उठ के आएगा, नहा धो के काम करने आएगा, सारी मेहनत करेगा, वो कौन होता है? एक्टिव पार्टनर, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन एक्टिव है? मतलब नहा धो के सुबह सुबह कौन आते हैं? सारे एक्टिव हो क्या? बस साहिल, बस सब पता चल गया है। ज्यादा नहाते हो? दिन में 3-4 बार नहा लेते हो? 2 बार? इतना पानी क्यों वेस्ट करते हो? पहली बार में अच्छा नहा लिया करो, 2 बार नहाना ना पड़े। क्या कह रहे हो? अच्छा, एक डब्बे में ही? चलो बढ़िया है। पहला होता है एक्टिव, उसके अपोजिट होता है स्लीपिंग। उसके बाद नॉमिनल पार्टनर क्या होता है? नाम नाम का मतलब, फिर ये बनता ही क्यों है? क्या इसे प्रॉफिट मिलेगा? तो फिर ये प्रॉफिट के लिए कैसे बन सकता है? ये अगर मान लो नाम नाम का है तो इसने नाम नाम रखा ही क्यों है? इसकी मार्केट में वैल्यू होती है, जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म की गुडविल बढ़ जाती है एक टाइप से, ठीक है। अच्छा, सब पार्टनर। सब पार्टनर, पार्टनर का पार्टनर, पार्टनर का पार्टनर भी पार्टनर ही होता है। सब पार्टनर क्या होगा फिर? सब पार्टनर क्या होता है बताओ? सबका पार्टनर, सब पार्टनर, सब पार्टनर क्या होगा? लास्ट सेकंड बेंच। आपको डिबेट करने लगे अलग ही मुद्दे पर? सब पार्टनर क्या होता है ना? ऐसा तो कुछ नहीं होता। मारो अलग अलग तुक्के मारो, देखते हैं क्या क्या बनाते हो। मैं देखता हूं तुम्हारी कहां तक जाती है सोच।
हाफ पार्टनर, आधा पार्टनर, वो जो है कमर तक पार्टनर रहता है, बाकी हिस्से का पार्टनर नहीं रहता। और गैस कीजिए। अच्छा, मतलब मजे आ रहे हैं इस चीज में, कितने कितने दिमाग चलते तुम्हारे, सारे टाइप से सोचिए। इस टाइप से तुम्हारे सोचने की क्षमता बढ़ेगी गलत डायरेक्शन में। अच्छा, ऐसे लगा सकते हैं, मेरी जगह पे आज से ये आएगा, ऐसे कर सकते हैं? हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? मान लो 3 बंदे एबीसी पार्टनर में है, पार्टनरशिप में, एक है आज से मेरा जेड आएगा, क्या बी और सी की परमिशन के बिना ऐसा हो सकता है? घुसने ही नहीं देंगे, बाहर से धक्का मार देंगे। और बताओ क्या क्या साहिल की तारीफ है, क्या कर रहे हो? साहिल क्या कर दिया तुमने? और कुछ तो बताओ। थोड़ा थोड़ा पास आ गए थे तुम, बता सकते थे। तो प्रॉफिट के लिए होने वाला क्या होता है फिर? उसी चीज को घुमा के बोल दिया। और बताओ फिर पार्टनर इन प्रॉफिट क्या होगा? मैं तो सब पार्टनर पूछ रहा हूँ, पार्टनर इन प्रॉफिट क्या होगा फिर? बात ये कि सब पार्टनर कौन है, उस पॉइंट पे आ गए। मैं तो सब पार्टनर पूछ रहा था। जिसे प्रॉफिट या लॉस में सिर्फ एक चीज मिलेगी। बहुत क्रिएटिव आंसर था। आप बताओ क्या चाहिए आपको? बात तो वही होगी ना, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। कोई ऐसा तो बनेगा नहीं जो कहेगा लॉस हो तो मेरे को देना, प्रॉफिट तुम रखते रहना। और बस यहीं तक थी तुम्हारी सोच? कुछ तो सोचो। माइनर वो सब पार्टनर है, और छोटा बच्चा है ना सब पार्टनर। जैसे वो होता है ना, एक कच्चा नींबू कहते हैं जिसे खेलते रहे। बचपन में ऐसा होता ना, खेलते रहे कोई भी गेम, मान लो थोड़े से बड़े खेल रहे हैं तो हमें कच्चा नींबू बना दिया जाता रहा, इसकी डाई नहीं आएगी। कितना बुरा फील होता रहा, कितना ह्यूमिलेटिंग था कि मेरे को कच्चा नींबू क्यों बनाया जा रहा है। और हमसे कोई थोड़ा सा बड़ा होता रहा, उसको बना दिया जाता रहा प्रॉपर खिलाड़ी। ये क्या बात हुई, ये मेरे से कोई ज्यादा बड़ा थोड़ी है, मेरे को भी कच्चा नींबू नहीं बनना। क्या क्या और क्या क्या नाम होते थे? मैंने तो कच्चा नींबू सुना, और क्या क्या कहते थे? क्या कच्ची डाई? और तो वैसे ही सब पार्टनर हो गया, ये कच्चा नींबू है ये हमारा। सब पार्टनर बेसिकली क्या होता है, देखिए आप थोड़े थोड़े क्लोज थे, ए और बी और सी, मान लो 3 पार्टनर है। अब ए चाहता है कि जेड भी पार्टनरशिप में आए, लेकिन बी और सी मना कर रहे हैं। क्या फिर जेड पार्टनरशिप में आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन ए ने क्या किया, ए पार्टनरशिप में तो नहीं ला सकता। ए ने कहा कि इक्वल इक्वल बांटेंगे हम, जितने प्रॉफिट है एबीसी तीनों मान लो इक्वल इक्वल बांट रहे हैं। ए ने क्या कहा कि जेड तुम डायरेक्टली तो हमारे साथ पार्टनरशिप में नहीं आ सकते, बट मैं तुम्हें इनडायरेक्टली शामिल कर देता हूं। इनडायरेक्टली कैसे? मुझे जो भी मिलेगा ना, मेरा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो आपा दोनों जो है इक्वली बांट लेंगे, जो भी एक रेशियो फिक्स करेंगे उसमें बांट लेंगे। मतलब अगर मान लो फर्म ने 1.5 लाख कमाए, तो पहले 1.5 लाख का बंटवारा किसमें होगा? ए बी और सी, 50-50 हजार बट गए, ये इनका काम पूरा हो गया। अब पार्टनरशिप ने अपना काम कर दिया। अब 50,000 ए के पास आए हैं, वो ए किसके साथ जाके बांट लेगा? कितने? 25-25 दोनों बांट लेंगे। समझ में आया? यहाँ पे जेड क्या है? एक सब पार्टनर। किसका सब पार्टनर है? सिर्फ ए का। क्या बी और सी का भी सब पार्टनर है? नहीं। डायरेक्टली जब इसे शामिल नहीं किया गया तो इसने इनडायरेक्ट तरीका निकाल लिया। बट क्या इस वे में ये बिजनेस में पार्टिसिपेशन कर सकता है? क्या वो डे टू डे कंडक्ट में जाके हिस्सा ले सकता है? क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकता है? वो फर्म का पार्टनर है ही नहीं, वो सिर्फ किसका पार्टनर है? समझ में आ गया पॉइंट? यहाँ पे इसका कोई अधिकार नहीं है फर्म की पार्टनर, फर्म के एसेट्स में, फर्म के लाइबिलिटीज में इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। ये जस्ट ए के साथ अपने प्रॉफिट और लॉसेस बांटेगा। ठीक है, कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, म्यूचुअली कर सकते हैं जो भी उन्हें ठीक लगे। मान लो हो सकता है कि पास पैसा तो हो बट रिस्क नहीं लेना चाहता उतने, पैसा वो लगा देगा लेकिन प्रॉफिट लॉस इक्वली बांटेंगे। या हो सकता है ए कहे कि जेड से तुम भी आधा पैसा दो, मैं अपनी तरफ से लगाऊंगा, मिला के वहां पे लगा देंगे। तो ऐसे केसेस में हो सकता है बी और सी को पता हो कि जेड भी एक सब पार्टनर बना हुआ है ए का, हो सकता है ना पता हो। इन आइदर केस वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, बिकॉज एक बिजनेस में मैं पार्टनर हूं, मुझे हिस्सा मिलने के बाद मैं किसी के साथ बांटू, क्या बी और सी इस पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं? चाहे मैं इस 50,000 रुपए का जो मुझे प्रॉफिट के तौर पे मिला है किसी मंदिर में दान दूं, चाहे मैं इसकी शराब पी जाऊं, क्या बी और सी को कोई ऑब्जेक्शन होगा? ऑब्वियस सी बात है। ठीक है,
तो ये हो गया आपके पास एक्टिव पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सब पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, जो सबके कंसर्न से बाहर जाता है। कहां से बाहर? जो रिटायर हो गया, जो जा रहा है, ठीक है, जो जा रहा है वो क्या होगा? आउटगोइंग, और जो आ रहा है वो क्या होगा? ठीक है। स्लीपिंग, सोया हुआ, ऑलरेडी कर लिया। पार्टनर इन प्रॉफिट क्या होता है? माइनर, सीधा माइनर। क्या जरूरी है माइनर के अलावा कोई पार्टनर इन प्रॉफिट नहीं हो सकता? डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे, बट माइनर क्या हमेशा ही पार्टनर इन प्रॉफिट होगा या नहीं? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, क्या क्या क्या, फिर से बताना साहिल। शर्माओ मत, फिर से बताओ। अच्छा पढ़ के बता रहे हो क्या? देख लो। क्या साहिल, क्या बाहर से क्या होल्ड करवा रहे हो? कैसे करवा रहे हो? बाहर से होल्ड कैसे होता है? बताओ बताओ, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या होता है? जहां पे एक व्यक्ति एक बार ये दिखावा कर देता है कि मैं पार्टनर हूं, ऑल्दो वो पार्टनर नहीं था। ठीक है, एक व्यक्ति जब दिखावा कर देता है कि मैं पार्टनर हूं, किसी थर्ड पार्टी के सामने वो दिखावा करता है कि मैं पार्टनर हूं, बट एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं था, तो कल को वो मना नहीं कर सकता। इसे हम कहते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या पार्टनर बाय स्टॉपल। स्टॉपल मतलब अब वो मना नहीं कर सकता, एक बार उसने हाँ कही है, अब वो मना नहीं कर सकता। क्या माइनर के ऊपर स्टॉपल का रूल लगता है? नहीं लगता, क्योंकि वो हाँ कह के मना कर सकता है। लेकिन क्या बाकी अदरवाइज कोई व्यक्ति एक बार हाँ कह के मुकर सकता है? द आंसर इज नो। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए और बी दो पार्टनर्स थे, ये सी के साथ कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते थे, बट सी को ए और बी पे भरोसा नहीं था। ठीक है, सी को ए और बी पे फेथ नहीं था, वो कह रहा था कि पता नहीं तुम धोखा कर दोगे मेरे साथ, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, नए नए बिजनेस करने आए हो। तो यहां पे मान लो मिस्टर डी था जो बहुत सालों से बिजनेस कर रहा है। ठीक है, अब सी जो है मिस्टर डी पे पूरा फेथ करता था। ए और बी ने क्या कहा? ए और बी ने कहा कि ए, बी और डी हम तीन पार्टनर हैं। सी से कहता है कि ए, बी और डी हम तीन पार्टनर हैं, डी पे तो तुम्हें भरोसा है ना, अब तो तुम आ सकते हो ट्रांजेक्शन करने। तो जब सी ने डी से इंक्वायर किया कि क्या तुम भी पार्टनर हो, डी ने हाँ कह दिया। ये जिस टाइम पे ए और बी हाँ कहवा रहे थे कि हाँ डी भी हमारा पार्टनर है, डी भी वहीं पे खड़ा था, सी भी वहीं पे खड़ा था, डी ने मना नहीं किया। ऑल्दो क्या वो पार्टनर था आपका? नहीं था। बट जिस टाइम पे ए और बी ने कहा कि हाँ डी भी हमारा पार्टनर है, सी के सामने ये बात कही गई, तब डी भी वहीं पे खड़ा था और डी ने मना नहीं किया। तो इसका मतलब क्या उसने भी ऐसा ही शो करवाया है, यानी कि वो भी पार्टनर है। तो यहां पे एक बार इसने हाँ कह दी, क्या अब ये कल को मुकर सकता है? नहीं मुकर सकता। अब ये जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे सी के साथ, क्या उसके लिए ये भी लायबल होगा या नहीं होगा? बिकॉज एक बात सोचो, यहाँ पे सी ने क्या डी के ऊपर ट्रस्ट करके ट्रांजेक्शन किया है? नहीं। तो कल को ये पार्टी अब मुकर नहीं सकती। अब ये तीनों लायबल होंगे इस पार्टनरशिप के ट्रांजेक्शन में जो सी के साथ होगी, बिकॉज ये सिर्फ सी के लिए जो है एक पार्टनर बन गया। समझ में आ गया? इसे हम कहते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जहां पे आप दिखावा करते हो कि आप पार्टनर हो, तो कल को फिर आप मुकर नहीं सकते। ठीक है, इसका फोन बज रहा है क्या? चलिए अब देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला एक्टिव, एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर, इसे हम कह सकते हैं। तीनों का मतलब सेम है। ऐसा पार्टनर जो भाग दौड़ करता है, जो सारा काम मैनेज करता है, जो भाग दौड़ करता है, वो क्या होता है आपका? एक्टिव पार्टनर। अ पर्सन हु हैज बिकम अ पार्टनर बाय एग्रीमेंट, हमेशा एक्टिव पार्टनर के बारे में एग्रीमेंट में लिखा होता है। ठीक है, कौन बिजनेस चलाएगा? अच्छा अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो कौन चलाएगा? तो फिर सभी चला सकते, कोई भी चला सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो एग्रीमेंट से जो है पार्टनर बनाए और लिखा गया है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा बिजनेस के कंडक्ट में, जो करता है। ठीक है, जो एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, जो पार्टनर है प्लस एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, वो क्या माना जाएगा? एक्टिव पार्टनर या फिर एक्चुअल पार्टनर। सही मायने में यही पार्टनर है, बिकॉज ये पार्टनर भी है प्लस साथ में भागदौड़ भी करता है, जो पार्टिसिपेट करता है बिजनेस के कंडक्ट में। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, एक्टिवली कंडक्ट करने का मतलब है कि वो रोजमर्रा के बिजनेस में, डे टू डे के ट्रांजेक्शन्स में पार्ट लेता है। ठीक है, जो मान लो साल में 3 मीटिंग होती है, उन मीटिंग्स में आ जाए, क्या वो एक्टिवली पार्ट ले रहा है? मीटिंग्स में तो आ रहा है, क्या वो एक्टिवली पार्ट ले रहा है? नहीं ले रहा, वो जस्ट मीटिंग्स में ही आता है, उसे हम जो है एक्टिव पार्टनर नहीं कहेंगे। अच्छा ये पार्टनर कुछ भी काम कर देगा, क्या बाकी सारे इसके लिए लायबल होंगे या नहीं होंगे? तो क्या ये एजेंट होता है या नहीं सभी का? अगर एक्टिव पार्टनर को एक नोटिस दे दिया गया, तो क्या ये माना जाए सभी को एक नोटिस मिल गया या नहीं?
ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज वो एक्टिव है, उसे ही आप जो है सारे जो भी उससे कम्युनिकेशन किया जाएगा उससे ही किया जाएगा, उसे नोटिस दिया गया तो माना जाएगा कि सबको नोटिस दे दिया गया। अब अगर एक एक्टिव पार्टनर रिटायर होता है, एक बात सोचो, ए बी सी और डी 4 बंदे थे पार्टनरशिप में, ए इनमें से मान लो एक्टिव है, बी सी डी सारे सोए हुए हैं, क्या ऐसी पार्टनरशिप एक वैलिड पार्टनरशिप होती है या नहीं? यहां पे सिर्फ एक बिजनेस चला रहा है, क्या कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अब ए सारी डीलिंग कर रहा है सभी लोगों से, जितने भी आपके क्रेडिटर्स हैं एक्स वाई जेड ई एफ जी एच जितने भी हैं, सबके साथ हमेशा कौन डील करता है? ए का व्यवहार बहुत अच्छा है, हमेशा टाइम पे जो है पैसे देता है जिससे भी माल खरीद के लाता है, क्योंकि ए अकेला ही बिजनेस को मैनेज कर रहा है, ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म का नाम है मान लो राम एंड कंपनी। कल को ए रिटायर हो जाए, ए रिटायर हो जाए और बी सी डी में से एक, अब मान लो सी है वो एक्टिव बन गया, इसकी थोड़ी सी नींद खुल गई, अब ये काम करने लग गया, ए के जाने के बाद इसने बिजनेस संभाल लिया। अब सी अगर ट्रांजैक्शन करता है एक्स वाई जेड ई एफ जी एच के साथ और यहाँ पे ए रिटायर हो गया, इसका किसी को कुछ नहीं बताया गया, यानी कि बाहर वाले को किसी को कुछ पता ही नहीं कि ए रिटायर हो चुका है, तो बताइए क्या ए भी यहाँ पे लाइबल होगा या नहीं होगा? बताइए क्या ए भी, ऑल्दो पार्टनरशिप छोड़ के जा चुका है बट स्टिल वो लाइबल होगा या नहीं होगा? सोचिए सामने वालों के लिए क्या अभी भी ए पार्टनर है या नहीं, जिसका व्यवहार हमेशा अच्छा रहा है, तो क्या उनको अभी भी इस फर्म के ऊपर ट्रस्ट रहेगा या नहीं? तो क्या रिटायर होने के बाद भी ये ए लाइबल हो जाएगा या नहीं? ऐसे लाइबल होगा जैसे कि एक्चुअल में भी पार्टनर है। तो इसे अगर लाइबिलिटी से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस, यानी कि न्यूज़पेपर में निकाल दे कि ऐसे ऐसे मैंने अपनी इस फर्म को छोड़ दिया है, आगे से अब तुम देखना, ठीक है, अब मैं कोई इसमें ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन जिस दिन ये छोड़ के जाता है, मान लो 31 मार्च 2021 को छोड़ के गया है, क्या उस डेट तक की जितनी भी लाइबिलिटी है उसके लिए लाइबल होगा या नहीं होगा? तब तो पार्टनर था, लेकिन उसके बाद जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं क्या उसके लिए लाइबल होगा? क्लियर है पॉइंट? हाँ या ना? ठीक है, तो पार्टनर जो होते हैं, पार्टनर्स जो एक्टिव पार्टनर होते हैं, उन्हें नोटिस देना जरूरी है, बिकॉज सभी उसके चेहरे को जानते हैं, सभी उस पर फेथ करते थे। अब हो सकता है उसके बनाए हुए फेथ की बेसिस पे कोई और ट्रांजैक्शन करने लग जाए, तो वहां पे उसे नोटिस देना जरूरी है कि मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, अब तुम अगर ट्रांजैक्शन करो तो अपने जो है हिसाब से करना, मैं यहाँ पे फर्म में नहीं हूँ, ठीक है। तो ही मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस ऑफ रिटायरमेंट इन ऑर्डर, इसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा रिटायरमेंट का, इन ऑर्डर टू एब्सॉल्व हिमसेल्फ ऑफ लायबिलिटीज फॉर एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट। बिफोर हिज रिटायरमेंट वाले के लिए तो वो लाइबल वैसे भी होगा, बिकॉज पार्टनर था ही वो, ठीक है। बाद के ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, सपोज यहाँ पे 31 मार्च 2021 को वो छोड़ के जा रहा है, यहां तक की आपकी लाइबिलिटी है मान लो 5 लाख की, क्या इसके लिए वो लाइबल होगा या नहीं होगा? लेकिन यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं और उसने यहाँ पे अगर नोटिस दे दिया तो क्या वो लाइबल होगा? अच्छा मान लो अगर उसने नोटिस यहाँ पे दिया इस डेट पे, इस दौरान इन्होंने 1 लाख के ट्रांजैक्शन और कर दिए थे और 2 लाख के यहाँ पे हुए, बताइए कौन से अमाउंट के लिए वो लाइबल होगा? क्या इस 5 लाख के लिए होगा या नहीं होगा, और इस 1 लाख के लिए, और इस 2 लाख के लिए? समझ में आ गया? यानी कि जिस दिन आप नोटिस दोगे ना उस दिन आप आगे से उस डेट से जो है फ्री हो जाओगे। अच्छा अगर ये नोटिस यहाँ पे दे रहा है 30 जून को, लेकिन ये इसमें लिख रहा है कि मैं तो 31 मार्च से ही रिटायर हो गया था, 30 जून को नोटिस दिया है लोगों को, लेकिन कह क्या रहा है मैं 3 महीने पहले रिटायर हो चुका हूं यहां से, तो क्या है फिर ये 1 लाख के लिए लाइबल होगा या नहीं होगा? फिर भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। आज आप ये कहोगे पीछे से ही मैं पार्टनर नहीं था, तो बाकियों को थोड़ी पता था जिस टाइम पे वो ट्रांजैक्शन कर रहे थे, वो तो आज आपने बताया, तो यहाँ पे भी आप क्या होगे? लाइबल होगे। समझ में आ गया? तो ये था पहला केस, एक्टिव पार्टनर। दूसरा स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। स्लीपिंग मतलब जो सो रहा है, दिख रहा है कितना मस्त स्टाइल में सो रहा है ना। कौन कौन ऐसे सोता है कोई यहाँ पे? कोई होगा तो भी बताएगा नहीं ऐसे कौन सोता है। तो अ पर्सन जो पार्टनर है लेकिन जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, वो क्या कहलाता है? स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ साल के एंड में अपने प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा लेने आ जाते हैं, अभी बताओ क्या कमाया है वो हिस्सा दे दो हमें, ठीक है। ही नीड नॉट गिव अ पब्लिक नोटिस। अब इसे कौन जानता है? ये सोया ही रहता है, इसे कौन जानता है? ये घर का वो सदस्य है जो सारा दिन अंदर कमरे में सोया रहता है, कोई बाहर वाला अचानक से देखेगा तो पूछेगा ये कौन आ गया, ठीक है। तो बेसिकली यही काम इसके साथ होता है, इसने कभी पार्टिसिपेशन किया ही नहीं, डे टू डे बिजनेस में इसने कभी पार्टिसिपेट किया ही नहीं, तो क्या किसी को जानता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि इसे कोई नोटिस देने की जरूरत है, ठीक है। इसे कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, ये अंदर ही अंदर जो है बोल के कि मैं रिटायर हो रहा हूं,
ये जा सकता है, ये वैसे रिटायर्ड जैसा ही है, सिर्फ प्रॉफिट लॉस ही तो लेने आता था। तो ये होता है स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट नॉमिनल पार्टनर, क्या बात, हंसी आ रही इसको देख के। डोनाल्ड ट्रंप, वैसे डोनाल्ड ट्रंप की जगह डोनाल्ड डक काफी सारे यूज करते हैं। डोनाल्ड डक पता है किसी को क्या है? हाँ, वो मिकी माउस में जो एक कैरेक्टर है, इसकी शक्ल भी वैसे वैसे है ना, इसलिए जो है डोनाल्ड डक बना दिया जाता है। नाना क्या बनाया मैंने, ये फाइल तो मैंने बनाई है, ऑब्वियसली बात है। पावर पॉइंट की जो फाइल है उनको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया ताकि बार बार चीजें जो है चेंज ना हो, फिक्स हो जाए। फोटोग्राफी मैंने नहीं बनाई, इतनी अच्छी कलाकारी नहीं है मेरी, इतनी अच्छी और इतनी मतलब क्रिएटिव कलाकारी है नहीं मेरे पास। ये तो कॉपी पेस्ट है, फोटोज मैं थोड़ी बनाऊंगा, ये ड्राइंग थोड़ी करूंगा मैं बैठ के यहाँ पे। हाँ, पेस्ट तो मैंने किया, ये सारा चीज लिखी है मैंने, आपके जो स्टडी मॉड्यूल है वहां से, ये कोई बनी बनाई थोड़ी आती है, ये सारी पावर पॉइंट्स मैंने बनाई है। मतलब आपकी जो मॉड्यूल है वहां से मैंने समराइज वे में आपका टॉपिक निकालते और उसमें अलग अलग जो है हिस्सों में बांट दिया जानबूझ के, ताकि आपके लिए कॉन्सेप्ट समझने में आसानी रहे कि हम कर क्या रहे हैं, क्या पोर्शन हमारा हो रहा है, उसके हिसाब से मैंने बांट रखा। और इतना पोर्शन आपको यहाँ पे लिख के दे दिया जिससे आपको एग्जाम में लिखने के लिए कॉन्सेप्ट मिल जाए। और फोटोज वगैरह वैसे ही रंग बिरंगा बनाने के लिए लगा दी मैंने, आप देख के थोड़ा हंस लो, ऐसे तो आप सो जाते हो। नॉमिनल पार्टनर जो एक्चुअल में पार्टनर नहीं है, क्या उसे कोई प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, क्या उसे कोई लॉस में हिस्सा मिलेगा, क्या उसे कोई पैसा लगाना है, क्या वो बिजनेस में पार्ट लेगा, क्या वो थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होगा? यस होगा, वो लाइबल होगा। एक बात सोचो, उसने अपना नाम दिया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ए और बी काम कर रहे हैं, अब ए और बी को लगता है कि हमारे बिजनेस में जो है कोई हमें जानता नहीं है, तो इसलिए हम पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, तो इन्होंने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप को जो है अपना पार्टनर बना दिया। अब सारे जानने लग जाएंगे, यूएसए का प्रेसिडेंट है हमारे साथ, सारे ट्रांजेक्शन करेंगे अब तो, ठीक है, पास्ट प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे अब इनके साथ सारे ट्रांजेक्शन करेंगे। बट एक बात सोचो, बाहर वालों को थोड़ी पता है कि ये नॉमिनल पार्टनर है, बाहर वालों को तो ये लगेगा ना प्रॉपर पार्टनर है। अब एक्स ट्रांजेक्शन कर रहा है, यार अमेरिका का पास्ट प्रेसिडेंट रह चुका है, ये कौन सा 1000 रुपए खाएगा हमारे, ये सोच के ट्रांजेक्शन करेंगे। तो क्या ये इस व्यक्ति के ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं या नहीं, समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे ये सारे इस व्यक्ति के ट्रस्ट पे काम कर रहे हैं, तो क्या इस व्यक्ति को भी लाइबल माना जाना चाहिए या नहीं? तो ये भी लाइबल होता है। जो व्यक्ति अपना नाम देता है किसी पार्टनरशिप फर्म में, वो पार्टनरशिप के डेट के लिए लाइबल होता है। ऑल्दो ना उसे प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, ना लॉसेस में उसका हिस्सा होगा, ना उसे कैपिटल लगानी, लेकिन फिर भी वो आपके पास जो थर्ड पार्टीज होती है उनके लिए लाइबल वो होता है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, आप एक नॉमिनल पार्टनर को यूज ही इसलिए करते हो क्योंकि उसकी गुडविल बहुत ज्यादा होती है। और एक बात सोचो, जो लोग आपके नाम की वजह से आपके साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो क्या आप उनके प्रति लाइबल हो गया? नहीं, वो तो फेथ ही ये कर रहे हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे कौन से 10,000 खा के भागेंगे। बट उन्हें क्या पता कि एक्चुअल में तो ए और बी का काम है वो। तो यहाँ पे आपने अपना नाम भी दे दिया, तो क्या आप लाइबल हो जाओगे या नहीं? ठीक है, तो ऐसी चीजों में ध्यान रखना हमेशा, ये इन फ्यूचर भी ध्यान रखना। बहुत बार ऐसे हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। आजकल ये नया तरीका लगा हुआ है सोशलाइजेशन का, जहां पे कोई व्यक्ति आएगा, आपसे जान पहचान बढ़ाएगा, 6 महीने 1 साल हो सकता है, वो आपसे अच्छी यारी दोस्ती कर लेगा। उसके बाद फिर आपसे कोई ऐसे एग्रीमेंट करवा लेगा जिसमें आपको दिखेगा कि यार हमारा तो खाली नाम दिया जा रहा है, ठीक है। बट ये ध्यान रखना, केवल नाम देने से भी कई बार आप लाइबल हो जाते हो उस पर्टिकुलर स्कीम में, ठीक है। तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, इस टाइप के फ्रॉड काफी बढ़ रहे हैं आजकल। अब पर्सन स्लीपिंग पार्टनर भी वो तो एक्चुअल में पार्टनर है ही, वो तो प्रॉफिट भी ले रहा है, लॉस भी ले रहा है, वो तो वैसे ही लाइबल है, उसके तो लाइबिलिटी ना होने की बात ही नहीं आती, ठीक है। A person who lends his name to the firm without having any real interest, इसका कोई रियल इंटरेस्ट नहीं होता फर्म में, वो नॉमिनल पार्टनर कहलाता है। ना उसे प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, ना इन्वेस्टमेंट लगाएगा, ना उसका रियल इंटरेस्ट होता है, ना बिजनेस में पार्ट करता है, लेकिन थर्ड पार्टी के प्रति लाइबल होता है। आगे समझ में पॉइंट क्या? ये नाम सिर्फ इसलिए देता है कि वो जो ए और बी होते हैं वो उसके कोई जान पहचान वाले होते हैं, वो कहते हैं कि यार तू तेरा नाम दे दे। अब मान लो आपके फ्रेंड आए आपके पास आए कि यार तेरा नाम काफी फेमस है, तेरे को बहुत सारे लोग जानते हैं, और आप भी अपने उन दोस्तों पे ट्रस्ट करते हो, तो आप कहोगे चलो कोई ना मेरा नाम यूज कर लो, मेरे नाम से तुम कमाई कर सकते हो, तो जाओ करो, ऐश करो। तो बेसिकली कई बार हमारे नॉन के कोई व्यक्ति होते हैं जो हमें इंसिस्ट करते हैं और हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं यार तुम नाम यूज कर लो हमारा, ठीक है। तो बस यहाँ पे आप जो है अलाउ कर देते हो सामने वाले को, बिकॉज आपको लगता है कि यार उनके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, और आप अपना नाम उन्हें यूज करने को दे देते हो। तो वो होता है यहाँ पे, और इनका कोई पर्सनल जो है इंटरेस्ट नहीं होता उसमें।
ये भी हो सकता है, वो पार्टनरशिप के नाम देने के बदले जो है एक फिक्स अमाउंट दे सकते हैं कि लमसम तुम 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए लेते रहना रॉयल्टी के नाम के, ये भी होता है। नहीं देखो, ये इन्फॉर्मेशन तो जो पार्टनरशिप के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, ठीक है, ऐसा कोई लॉ में नहीं लिखा गया कि पार्टनरशिप हम लाइबल है सब कुछ बताने के लिए, लेकिन वो भी ये कह सकता है कि जब तक तुम बताओगे नहीं मैं ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई पब्लिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको सब कुछ बताना ही पड़े सामने वाले को। जैसे कंपनी में रिक्वायरमेंट्स है, कंपनी एक्ट आप पढ़ोगे तो वहां पे कंपनी को सब कुछ डिस्क्लोज करना जरूरी होता है, और इवन वो करते भी हैं। एमसीए की साइट पे जाके आप उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप के लिए ऐसी कोई चीजें जो है मैंडेटरी नहीं की गई, बट वो पार्टी अपने आप कह सकती है कि चलो एक काम करो, मैं तुम्हें साथ ट्रांजेक्शन करने को तैयार हूं, बट तुम्हें पहले बताना पड़ेगा तुम्हारे पार्टनर कौन कौन है, तो अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं करना। नेक्स्ट ये बताने की जरूरत नहीं है, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, ऐसा पार्टनर जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट लेने आता है, लॉस के टाइम पे कह देगा मुझे नहीं पता तुम्हारा है, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट लेने आएगा। फॉर एग्जांपल माइनर, अ पार्टनर हु इज एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट ओनली विदाउट बीइंग लायबल फॉर लॉसेस, इसका लॉसेस में कोई जो है हिस्सा नहीं होता। ये थर्ड पार्टी के लिए भी सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस के लिए लायबल होता है जिसमें आपने प्रॉफिट बनाया, यानी कि प्रॉफिट वाले ट्रांजैक्शन के लिए ही थर्ड पार्टी के प्रति लायबल होता है, अदरवाइज ये थर्ड पार्टी के लिए भी लायबल नहीं होता। इनकमिंग पार्टनर जो आ रहा है, जिसका एडमिशन हो रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, इनकमिंग पार्टनर। अच्छा, अगर मान लो एक नया पार्टनर आया है, पार्टनरशिप फर्म हमारी पुरानी है, नया पार्टनर आया 1/4/2021 से, यहाँ पे जो कर्जा था क्या ये इसके लिए भी लायबल होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ फ्यूचर के ट्रांजैक्शन के लिए लायबल होगा। सिमिलर वे में मान लो एक आउटगोइंग पार्टनर यहाँ पे छोड़ के चला जाए, तो क्या ये आगे के ट्रांजैक्शन के लिए लायबल होगा या पीछे वालों के लिए, अगर उसने नोटिस दे दिया, ठीक है। तो ये इनकमिंग पार्टनर हो गया, और आउटगोइंग पार्टनर या फिर रिटायरिंग पार्टनर हो गया, ठीक है। लास्टली पार्टनर बाय होल्डिंग आउट या स्टॉपल। सेक्शन 28 इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन नंबर भी ध्यान रख लेना, केस स्टडीज आती है यहाँ से। सेक्शन 28 क्या कहता है, एक पार्टनर जो एक बार हाँ कह देता है कि मैं पार्टनर हूं, क्या वो बाद में मुकर सकता है? और बाय वर्डेड भी होना जरूरी नहीं आपका हाँ। अगर मान लो मैं खड़ा हूं यहाँ पे, आप सारे बैठे हो, और कोई थर्ड व्यक्ति आ जाता है, वो आपसे डीलिंग करना चाहता है, बट उसको आप पे ट्रस्ट नहीं है, आप मेरा नाम ले लेते हो कि हाँ ये भी हमारे पार्टनर है, और उस टाइम पे मैं भी वहीं पे था, वो भी वहीं पे था, मैंने मना नहीं किया, तो क्या जब आप ये झूठ बोल रहे थे कि आप भी हमारे पार्टनर हो, तो क्या मुझे मना करना चाहिए था या नहीं? बट मैंने उस पार्टी के सामने मना नहीं किया, इसका मतलब अब वो अगर पार्टी आपके साथ ट्रांजैक्शन कर लेती है तो क्या मैं भी लायबल होऊंगा या नहीं, ऑल्दो मैं पार्टनर नहीं हूं, बिकॉज आपने एक बार हाँ कह दी, उसके बाद आप मुकर नहीं सकते। क्या मैंने खुद एक्सप्लिसिटली आके बोला है? नहीं बोला, बट मैंने एक्सेप्टेंस दे दी ना आपकी जो है, आपने जब बोला था तो मेरी ड्यूटी क्या बनती थी, मना करने की। उस पार्टी को मुझे ये कहना था कि ना मैं पार्टनर नहीं हूं, बट स्टिल मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा, या मैं खुद बोल देता हूं कि हाँ मैं पार्टनर हूं, दोनों ही केस में आपको पार्टनर मान लिया जाएगा, ठीक है। वेयर अ मैन होल्ड हिमसेल्फ आउट एज अ पार्टनर और अलाउज अदर टू डू इट, या तो खुद ही कह दे कि मैं पार्टनर हूं, सी आया मैंने कहा हाँ मैं भी इनका पार्टनर हूं, उनके साथ ट्रांजैक्शन कर लो, या फिर औरों को बोलने देता हूं, आप बोल रहे हो और मैं आपको मना नहीं करता या आपको चुप नहीं करवाता कि ना मैं पार्टनर नहीं हूं, बट इसका मतलब मैं अलाउ कर रहा हूं औरों को, ठीक है, यानी कि मैं दिखावा कर रहा हूं, मैं एक्चुअली पार्टनर नहीं हूं, मैं जस्ट क्या कर रहा हूं, दिखावा कर रहा हूं। देन ही इज देन स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग, स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग मतलब स्टॉपल का रूल लग जाएगा, अब वो मना नहीं कर सकता, ठीक है। देन ही स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द कैरेक्टर ही हैज अज्यूम्ड, अब वो मना नहीं कर सकता कि मैं पार्टनर नहीं हूं, एंड अपॉन द फेथ ऑफ विच क्रेडिटर मे बी प्रिज्यूम्ड टू हैव एक्टेड, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी उस ही फेथ के ऊपर ट्रांजैक्शन कर रही थी कि हाँ ये भी पार्टनर है, चलो ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपका प्रिटेंशन वर्ड से भी हो सकता है या कंडक्ट से भी हो सकता है। अब अगर मान लो मैं खुद बोल दूं सी को कि हाँ मैं भी इनका पार्टनर हूं, ये क्या हो गया, ये प्रिटेंशन क्या है, बाय वर्ड। और अगर मान लो तुम बोल रहे थे और मैंने कुछ नहीं बोला, तो ये क्या हो गया, बाय कंडक्ट, साइलेंस के थ्रू आपने एक टाइप से दिखा दिया कि हाँ ये पार्टनर है। अच्छा, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आपकी फ्रॉडलेंट इंटेंशन थी, कोई फ्रॉडलेंट इंटेंशन होना कोई जरूरी नहीं है, बट कोई भी केस हो, चाहे आपकी इंटेंशन गलत थी या नहीं थी, हर केस में आप जो एक पार्टनर मान लिए जाओगे और अब आप मना नहीं कर सकते। इसका एक एग्जाम्पल है, और मोस्टली इसी को क्वेश्चन बना के भी पुट किया जाता है। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं। एक्स ने क्या किया, अपने मैनेजर ए, उसका एक मैनेजर था ए, उसे भी एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस कर दिया जेड को। जेड से कहा कि ये भी पार्टनर है हमारा, हम तीन पार्टनर है एक्स वाई और ए, जबकि एक्चुअल में क्या ए पार्टनर था या मैनेजर था, मैनेजर, बट जेड को हमने झूठ बोल दिया। ए रिमेन्ड साइलेंट, ए ने कुछ नहीं कहा,
क्या ए ने भी वो दिखावा करने दिया या नहीं, तो क्या अब वो कल को मना कर सकता है? जेड अ ट्रेडर बिलीविंग ए एज अ पार्टनर, जेड ने सोचा कि अच्छा ए पार्टनर है तो मेरे जान पहचान का है, कोई दिक्कत नहीं है, उसने 100 टीवी सप्लाई कर दिए उधार, कल को फर्म ने पैसे नहीं दिए, तो क्या जेड ए के खिलाफ भी केस कर सकता है या नहीं? क्यों? बिकॉज ए भी अब पार्टनर बन गया। अच्छा डीड में नाम नहीं लिखा हुआ, बट स्टिल क्या वो लाइबल होगा या नहीं होगा? ठीक है। लेटर ऑन जेड फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट एक्स एंड ए फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस, एक्स और ए दोनों के खिलाफ केस कर दिया उसने। हियर इन द गिवन केस ए मैनेजर इज आल्सो लाइबल बिकॉज ही बिकेम्स अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अच्छा मान लो एक व्यक्ति ई ने भी ट्रांजेक्शन किया था, उसके सामने ऐसा दिखावा नहीं किया गया था कि ए भी हमारा पार्टनर है, क्या फिर यहां भी ए लाइबल होगा? ए सिर्फ कहां पे लाइबल होगा? जहां जहां पे उसके बारे में दिखावा किया गया। ठीक है। सेम प्रोविजन अप्लाइड टू अ फॉर्मर पार्टनर हु रिटायर्ड विदाउट नोटिस, ये भी हमने पहले देख लिया। एक ऐसा पार्टनर जो एक्टिव पार्टनर था और बिना नोटिस अगर रिटायर हो जाए तो क्या वो भी लाइबल रहता है या नहीं? बिकॉज सब केस में ट्रस्ट वाली बात है, आपके भरोसे कोई ट्रांजेक्शन अगर कर रहा है तो आप धोखा नहीं दे सकते। क्लियर पॉइंट? तो ये थे टाइप्स ऑफ पार्टनर। कौन कौन से टाइप्स ऑफ पार्टनर के? नंबर 1 आपके पास एक्टिव पार्टनर, दूसरा स्लीपिंग पार्टनर, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। उसके बाद आपका था नॉमिनल पार्टनर, फोर्थ पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, उसके बाद इनकमिंग और आउटगोइंग, और लास्ट वाला है जो आपके पास पार्टनर जो है बाय होल्डिंग आउट और स्टॉपल, सेक्शन 28 में मेंशन है। क्लियर है? तो ये हमारी यूनिट नंबर 1 पूरी हुई। अब एक काम करना, मंडे को सारे बुक ले आना। ठीक है, जो बुक आपको दे रखी है सारे बुक ले आना। मंडे को हम पहले इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे, यूनिट 1 के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है चाहे आपके पास वो बुक है, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट शुरू करेंगे। ठीक है, तो मंडे को सभी को बुक लेके आनी है। हाँ हाँ हाँ। देखो यहाँ पे उनने जो है जेड के सामने प्रिटेंशन की थी, अगर उसी ट्रस्ट के बेसिस पे कोई और भी ट्रांजैक्शन करता है, जेड के थ्रू ट्रांजैक्शन अगर कोई कर रहा है, तो वहां भी पार्टनर्स लाइबल होंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल होंगे, बिकॉज उन्होंने जो प्रिटेंशन किया था उसी की वजह से तो वो आया है ना, ए के ऊपर ट्रस्ट करके तो वो आया है। यहाँ पे देखो यही पॉइंट तो लिखा गया है, जो अगर आप देखोगे यहाँ पे इसी पॉइंट के ऊपर बात की गई है। लास्ट पॉइंट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ए पार्टनर था, इसी फेथ पे आके उस क्रेडिटर ने ट्रांजैक्शन किया है, तो वो क्रेडिटर भी तो तभी आया ना जब उसे ये पता चला कि ए जो है वो पार्टनर है, तो इसी प्रिटेंशन पे उसने भी ट्रांजैक्शन किया, तो यहाँ भी वो लाइबल होगा, बिकॉज उसी दिखावे की वजह से यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन करने आया है। ठीक है, माइनर के एक्ट के लिए, माइनर के एक्ट के लिए उसके पार्टनर लाइबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर माइनर जो है काम करता है, कोई जो उसे अथॉरिटी दी गई उसके अगर तहत काम करता है, तो पार्टनर सारे लाइबल होंगे। ठीक है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट नहीं, देखो नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, अपना नाम देता है। ठीक है, और वो नाम देता है ना, तो नाम एग्रीमेंट में लिखा जाता है। ठीक है, और वो सारे जो है, हाँ इसमें एक चीज कह सकते हो कि जो नॉमिनल पार्टनर होता है, कल को वो ये बात नहीं कह सकता कि मैं तो सिर्फ नॉमिनल पार्टनर था, मैंने कभी प्रॉफिट लॉस में हिस्सा नहीं दिया, कल को डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, बट दोनों में फर्क क्या है कि नॉमिनल पार्टनर तो एक्चुअली पार्टनर है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन भी होता है, और आपका जो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है वो रियल पार्टनर होता ही नहीं ना, उसका पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता कोई। ठीक है, वहां पे तो जस्ट आपने दिखावा किया, अब आपको पार्टनरशिप में जो है अपनी लायबिलिटीज पूरी देनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ कंसिक्वेंसेस दोनों में सेम होते हैं, दोनों केसेस में ही आप लाइबल हो जाते हो और आप प्रॉफिट लॉस में किसी को हिस्सा मिलना ही नहीं होता।